हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये मनी एग्रीगेट्स समझे थे, M1, M2, M3 एंड M4 क्या होते हैं, इनमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या एक्सक्लूड होगी। मनी सप्लाई और M नॉट यानी कि मॉनेटरी बेस में क्या डिफरेंस है, ये हमने देखा था। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे जिसके जो इन बेसिस पे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। 13 जून को एक स्कॉलरशिप होगा जो लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, 10 से 12 बजे 13 जून को ये होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके इसको एनरोल कर सकते हैं। टॉप 1 से टॉप 50 रैंकर्स को जो भी होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और साथ में उनको गाइडेंस मिलेगी टॉप एजुकेटर से और अभिषेक सर्राफ सर से, जो जिन्होंने 2019 में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल किया। शताब्दी मैम ने AIR 80 2019 में हासिल किया। दुर्गा शक्ति नागपाल मैम IAS ऑफिसर है। VN रमेश सर IPS ऑफिसर है। कृष्ण मोहन सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। विपिन C शर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और राकेश वर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। इनसे गाइडेंस मिलेगी, आपको आपकी तैयारी और आसान लगेगी। साथ में अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स, स्कॉलरशिप, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एयरपोर्ट्स, इस तरीके के गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। 3 करोड़ तक के गिफ्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे कोर्सेज नए लॉन्च हो रहे हैं 2021, 2022, 2023। चाहे आप किसी भी साल में अपनी एग्जाम को देना चाहते हो, 2 जून से आप लोगों के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल लैंग्वेज सभी में होंगे। 1 साल का कोर्स आप लोग लेना चाहते हो तो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 2 साल का लेना चाहते हो वो भी 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप NCERT के कोर्सेज लेना चाह रहे हो वो भी 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। आपने इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर लिया तो बाकी सभी कोर्स के अंदर आप आसानी से स्विच कर सकते हो। NCERT पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बाइलिंगुअल बैच भी होगा और इंग्लिश भी होगा, जिसके अंदर आपको सभी NCERT जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है सभी कवर करवाई जाएंगी। आपको करना क्या है, हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करना है, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फीस बता दूं मैं आपको, 3 साल की 90,000, 2 साल की 72,000 और 12 महीने यानी 1 साल की 49,500 प्लस इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करते हो तो। अगर आप आइकॉनिक के कोर्सेज लेना चाहते हो यानी कि 36 महीने में 1 लाख, 3 साल में 1,53,750 रुपये, 24 महीने यानी 2 साल में 1,15,750 रुपये और 1 साल की 74,500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आप अगर एनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? हमने लास्ट सेशन में M नोट समझा था जिसको मॉनेटरी बेस कहते हैं। मॉनेटरी बेस क्या होता है? ये वो टोटल RBI की लायबिलिटी है, RBI की टोटल लायबिलिटी है जो RBI प्रिंट करता है। RBI जितने टोटल रुपीस प्रिंट करके मार्केट में उतारता है उसको M नोट हमने कहा था। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी वो हमने देखा था। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है? अब 100 रुपए प्रिंट किए हैं तो मनी में केवल 100 ही रुपए नहीं घूम रहे हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर ये 1000 हो जाते हैं। 100 से 1000 की जो ये जर्नी है इसको ही मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कैसे। मान लीजिए RBI ने प्रिंट किए 100 रुपए, 100 रुपए उसका M नोट हो गया, मॉनेटरी बेस हो गया। ये 100 रुपए प्रिंट करके RBI ने गवर्नमेंट को ये 100 रुपए दे दिए। अब गवर्नमेंट ने ये रुपए जो है पब्लिक को दे दिए, किसी व्यक्ति को दे दिए, या मैं कहूँ भारत के अंदर एक ही इंसान है और लोगों में बांट दिए। मैं एक का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, 100 रुपए किसी व्यक्ति को दे दिए। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? इसने 10 रुपए अपने पास कैश में रख लिए अपने डे टू डे खर्चे के लिए, 20 रुपए का इसने करंट अकाउंट में अपना डिपॉजिट करा दिया और 70 रुपए इसने अपनी FD में डलवा दिए। यानी इसने बैंक के अंदर टोटल 90 रुपए डलवा दिए, 20 रुपए करंट अकाउंट में और 70 रुपए अपने फिक्स डिपॉजिट में। तो M1 क्या होगा? आपने अगर लास्ट क्लासेस समझी होंगी तो M1, जिसको नहीं पता प्लीज मेरा प्रीवियस सेशन देख लें। M1 क्या होता है? करेंसी इन कैश, जो उनके पास करेंसी है पब्लिक के हाथ में, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो कैश में कितनी करेंसी है? 10 रुपए और डिमांड डिपॉजिट कितना हुआ? 20 रुपए, यानी जो M1 है वो आपका 30 हो गया। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मनी सप्लाई M3 होता है। M3 कितना आएगा? क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 कितना है? 30, टाइम डिपॉजिट कितना किया FD उसने? 70 रुपए, तो 100 रुपए का इसका टाइम डिपॉजिट हो गया।
₹100 का इसका टोटल मनी सप्लाई यानी कि M3 हो गया। ये कब है? जब आपका M नोट भी 100 है और M3 भी 100 है। अभी तक तो ठीक है, ये सिस्टम इतना सही है। लेकिन अब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने ये जो 90 रुपए बैंक में रखे थे, मान लीजिए उसने पीएनबी बैंक में रखे थे, ये 90 रुपए पीएनबी बैंक के अंदर पीएनबी अब लोन में घुमाएगा। ए रुपए का ये 90 रुपए, ए पर्सन के ये 90 रुपए जो ए के थे, क्या किया बैंक ने, बी को लोन में दे दिए, बी को लोन में दे दिए। अब करेंसी किसके पास आ गई? बी के पास 90 रुपए। अब बी ने लोन में लिया है तो वो उसे घर बनवाएगा, उसे गाड़ी लेगा, यानी किसी सी पर्सन को देगा। मान लीजिए उसने इन 90 रुपए से प्याज खरीद लिए और सी पर्सन के हाथ में ये 90 रुपए चले गए। सी ने क्या किया, अपने ये 90 रुपए बैंक के खाते में डलवा दिए। सी का बैंक का खाता HDFC बैंक में था। ये 90 रुपए उसने अपने डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट में डलवा दिए या सेविंग अकाउंट में डलवा दिए। अब HDFC के अंदर ये 90 रुपए पहुंच जाते हैं। HDFC भी उसे रोकेगा थोड़े ना। HDFC क्या करेगा, इसको आगे डी को लोन में दे देगा। इस तरीके से डी का पैसा ई और ई का पैसा एफ के साथ, इस तरीके से ये रुपया जो है मार्केट में सर्कुलेट होता रहेगा। इसे कह रहे हैं मनी सर्कुलेशन। अब हम मनी की सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो प्लीज आप लोग एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि आगे आने वाली चीज इसी के ऊपर आधारित है। M1 क्या होता है? कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, लोगों के हाथ में कितना रुपया है, प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब देखो ये कैसे होगा। 10 रुपए इंसान के हाथ में थे, ये कौन से 10 रुपए हैं? ये 10 रुपए, ठीक है। फिर 20 रुपए पीएनबी के अंदर डिमांड डिपॉजिट हुए। M1 कर रहे हैं तो इसके अंदर टाइम डिपॉजिट नहीं गिनेंगे। M1 कर रहे हैं तो टाइम डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो ये 20 रुपए ए ने पीएनबी में जमा कराए थे, है ना, पीएनबी में करंट अकाउंट में जमा कराए थे, वो आ गए। और 90 रुपए HDFC ने डिमांड डिपॉजिट में रख रखे हैं। तो जितना डिमांड डिपॉजिट प्लस करेंसी विद पब्लिक है उसको हम M1 कहते हैं। और इस तरीके से M1 कितना आ गया, 10 + 20 + 90 दैट इज 120 रुपीज। ये तो M1 आ गया। लेकिन अब मनी सप्लाई कितनी है, यानी कि M3 कितना आया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। इस पूरी कहानी में देखो टाइम डिपॉजिट कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, सिर्फ ये टाइम डिपॉजिट है आपका, और कहीं पे टाइम डिपॉजिट नहीं है। M1 कितना आया है, 120, और इसमें मैंने टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिया, यानी मेरा M3 निकल गया, दैट इज 190। अब इस तरीके से तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर बहुत सारी मनी सप्लाई हो गई, बहुत सारी मनी मार्केट के अंदर घूम रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने अपनी लास्ट प्लेलिस्ट बनाई थी पिछले साल, तो मैंने आपको ये बताया था कि जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, उतनी ज़्यादा महंगाई होती है। भाई यहाँ पे 2 ही बुक्स हैं और इन 2 बुक्स को बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इन 2 बुक्स के प्राइसेस बढ़ा देगा बुक कीपर वाला जो है, बुक को बेचने वाला जो है, वो इन 2 बुक्स के दाम बढ़ा देगा। ये डिमांड कब बढ़ती है आपकी, कब क्यों महंगाई हुई, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है, जब आपके हाथ में पैसा आता है। अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं है तो आप डिमांड कैसे करोगे। कोरोना के टाइम पे यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है, मनी नहीं है लोगों के हाथ में, वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड नहीं कर रहे हैं तो जीडीपी बैठ गई हमारी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई अगर इस गति से बढ़ती रही तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और करेंसी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो आरबीआई ने कुछ रिजर्व सिस्टम बैंकों के लिए, हमारी मार्केट के लिए निकाला। क्या कहा कि हर बैंक को कुछ परसेंटेज, कुछ फिक्स परसेंटेज अपने पास या मेरे पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और भविष्य की क्लास में हम ये समझेंगे, इसी को ही CRR, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। जो अमाउंट आरबीआई के पास, हर बैंक कुछ फिक्स, जितना उसके पास पैसा आया है उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व करवा देता है कैश में, उसको ही CRR कहते हैं। यानी मान लीजिए बैंक को कह दिया आरबीआई ने 10% पैसा CRR में आपको जमा करना है, यानी कि रिजर्व करना है। अब देखो क्या सिस्टम चलेगा। 100 रुपए छापे थे, किसने, आरबीआई ने 100 रुपए प्रिंट किए थे, M नोट 100 रुपए था, यानी
डिपॉजिट, मान लो पहले व्यक्ति ने, जो ए पर्सन है, उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सारा पैसा जो है वो बैंक में दे आता है। आपकी समझने की सहूलियत के हिसाब से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि उसने सारा रुपया जो है डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में पहुंच गया। अब आरबीआई ने बैंक को क्या कहा है, आपको 10% रिजर्व रखना पड़ेगा। बैंक क्या करेगा, 10% रिजर्व करेगा और 90 रुपए का लोन दे देगा किसी को, 90 रुपए का लोन दे देगा। वो लोन वाला किसी पर्सन से कोई सामान खरीदेगा, मान लो उसने 90 रुपए का घर खरीद लिया। अब ये घर जिससे खरीदा, बिल्डर के पास 90 रुपए चले गए और वो बिल्डर बैंक में जमा कराएगा इस 90 रुपए को, यानी दूसरे बैंक में ये रुपए जो है वो डिपॉजिट हो गए, सेकंड बैंक में ये डिपॉजिट हो गए 90 रुपए। अब सेकंड बैंक भी इसका 10% रिजर्व करेगा, यानी 9 रुपए उसने रिजर्व किए, 90 का 10%, और 81 रुपए 81 रुपीज किसी को लोन में घुमा दिए। अब इसको समझना, इस वाले पॉइंट को बता रही हूँ। 81 रुपीज लोन में घुमा दिए, किसी सी पर्सन को लोन में दे दिए। अब इस सी पर्सन ने मान लीजिए 90 रुपए से गाड़ी खरीद ली और शोरूम वाले को ये 81 रुपीज दे दिए। शोरूम वाला क्या कर रहा है, बैंक के अंदर इन 81 रुपीज को जमा करा रहा है, यानी बैंक 3 के अंदर ये 81 रुपीज आ गए। ये भी 10% रिजर्व रखेगा और 8.1 रुपीज खुद के पास रख के बचा हुआ पैसा आगे घुमा देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डिपॉजिट हुआ, लोन गया, डिपॉजिट हुआ, लोन गया। इस तरीके से ये जिगजैग जिगजैग पूरा अमाउंट घूम रहा है। ठीक है, आपने मनी मल्टीप्लायर यहीं पे ही देख लिया कि जितना रुपया प्रिंट किया उससे बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो गई, मनी मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो इस मनी मल्टीप्लायर के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है। जब आप इन सभी को जोड़ोगे, ये डिपॉजिट जो आया क्या होता है, ये M3 तो होता है करेंसी विद पब्लिक। मैंने मान लिया पब्लिक के हाथ में है ही नहीं, उसने सारा रुपया बैंक में जमा करा दिया, प्लस बैंक के अंदर जितना रुपया है डिमांड डिपॉजिट वाला प्लस टाइम डिपॉजिट वाला, इस सभी को मिला के M3 बनता है। मैंने मान लिया पब्लिक के हाथ में तो है ही नहीं और बैंकों के अंदर ये रुपया लोगों का जमा हो रहा है। भाई पहले घर वाले बिल्डर का हुआ था, फिर ये कार वाले का हुआ था, शोरूम वाले का, तो M3 कुल मिला के इन सभी को ऐड करने से आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये लास्ट में 0 पहुंच जाएगा, 81 कम होता जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी 0 पहुंच जाएगा। जब इन सभी को ऐड करोगे तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ आ रही है। मैंने मान लिया, आप करके देख लेना, 1000 रुपीज़ आ रही है। आप समझ लीजिए, करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी आपका M3 कितना आ गया, 1000 रुपीज़। लेकिन प्रिंट कितना हुआ था पैसा, 100 रुपये। कितना ज़्यादा रुपया, यानी कि 10 गुना 10 टाइम्स रुपया जो है वो मल्टीप्लायर हो रहा है। 10 गुना रुपया जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आरबीआई 50 रुपये छापता, 50 रुपये प्रिंट करता, एम नोट 50 रुपये रखता, तो उसका 10 गुना यानी कि 500 रुपये मल्टीप्लाई हो जाते, 500 रुपये इकोनॉमी में सर्कुलेट होते। हमारे लिए जानने का, ये समझाने के लिए था, हमारे लिए मेन चीज क्या है, इस मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, M3 यानी कि हमारी मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय M3 है गाइज ये, M नोट यानी कि हमारा रिजर्व मनी, या मैं कहूँ मॉनेटरी बेस। जितना रुपया आरबीआई ने प्रिंट किया और जितना मनी सप्लाई है, दोनों की रेशो मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। अब जो ये मनी मल्टीप्लायर है कब पॉसिबल हो सका, अब एक चीज समझो, जो ये 100 रुपये छपे थे, ये अगर बैंक में जाते ही ना, वो व्यक्ति अपने ही पास रख लेता, तो मनी मल्टीप्लायर तो होता ही ना। जितना एम नोट था उतनी ही मनी सप्लाई रहती, मनी मल्टीप्लायर तो होता ही ना। तो मनी मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। क्या क्या कंडीशन जरूरी है, एक तो बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो रुपया जमा कहाँ होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको लिख नहीं रखा, पेनिट्रेशन ऑफ बैंक होना चाहिए, पेनिट्रेशन ऑफ बैंक होना चाहिए। अरे भाई बैंक ही नहीं होंगे तो जमा किस में कराओगे। ये हालात थे आपके 1960s में, बैंक ज्यादा नहीं थे, मनी मल्टीप्लायर 3% तक होता था, 3 गुना ही रुपया मल्टीप्लाई होता था। पेनिट्रेशन ही नहीं थे, लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं होंगे, कौन कहाँ तो डिपॉजिट में जाएगा, कहाँ लोन में जाएगा। पहली चीज तो बैंक अकाउंट होने चाहिए, बैंक होने चाहिए,
ठीक है। फिर बैंकों के अंदर लोग डिपॉजिट कराए, ऐसा नहीं है कि अपने पास रख लिए, ब्लैक मनी चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, लोग डिपॉजिट कराए तभी मनी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डिपॉजिट ही नहीं कराओगे तो लोन में पैसा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और लोन देने जरूरी है बैंक को, अगर लोन नहीं देंगे तो भी मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ जरूरी चीजें हैं मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए। और मनी मल्टीप्लायर का और कैश रिजर्व रेशो का एक इनवर्स रिलेशन आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। क्या इनवर्स रिलेशन बताया है कि हमेशा जो, आप इसको समझें, आपका R% रिजर्व, आपका R% रिजर्व 1/R मनी जनरेट कर देगा, 1/R मनी जनरेट कर देगा। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए 5% रिजर्व रखने को कहा। 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी 1/20। ये हमारा R आ गया। मैंने कहा 1/R यानी कि 1/1/20, ये क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स आपकी जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझना, मान लो CRR को कर दिया 10%, या मैं कह दूं 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100 यानी 1/5, 1/5 यानी 1/1/5, 1/, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 1/R और R क्या है 1/5, तो 1/1/5 यानी 5 टाइम्स आपका मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि अगर RBI 100 रुपए प्रिंट करेगा तो 500 रुपए की मनी सप्लाई होगी। उम्मीद करती हूं आप ये बात समझ गए, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब देखो क्या हुआ, जब कोविड नहीं था तब CRR 4% था, रिजर्व 4% था, मतलब कि 4%, 4/100 1/25, 1/1/25 करोगे तो आपकी इकोनॉमी में 25 गुना, 25 टाइम्स जो है वो मनी मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन क्या 25 गुना हो रहा था? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 5.6% मनी मल्टीप्लायर अपना हो रहा था, 5.6 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 25 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन यहां हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने ब्लैक इकोनॉमी की हुई है। जरूरी नहीं है कि सब लोग डिपॉजिट करा रहे हो, जरूरी नहीं है सब लोगों के बैंक अकाउंट हो, जरूरी नहीं है सब लोगों को बैंक का एक्सेस मिल सके। और मैंने क्या कहा, मनी मल्टीप्लायर के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, डिपॉजिट होना जरूरी है, तभी तो लोन जाएगा और तभी तो मनी मल्टीप्लाई होगा। तो ये वजह है कि 4% CRR करने के बाद भी 5.6% ही टाइम्स ही आपका मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो सका। अब कोरोना के अंदर देखो, मैंने आपको क्या कहा, इनवर्स रिलेशन है। मनी को ज्यादा, मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है, मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो रिजर्व को कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। रिजर्व जितना कम होगा मल्टीप्लाई उतना बढ़ता रहेगा, मनी सप्लाई उतना बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि तो अब क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारी डिमांड जो है वो गिर गई, कोरोना के टाइम पे डिमांड को बढ़ाना था, इकोनॉमी को बढ़ाना था, तो RBI ने इस रिजर्व को 4% से CRR को 3% कर दिया। लेकिन फिर भी जो हमारा मनी मल्टीप्लायर आया वो उतना ही रहा, वो जो 3% का मतलब 3/100 यानी लगभग 33.33%, यानी 1/1/33 यानी 33 गुना मनी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन रहा उतना ही। ये वजह क्या है? क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट नहीं किए, खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, डिपॉजिट कौन करेगा बैंकों में? अब जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक लोन नहीं जाएगा, और जब तक लोन नहीं जाएगा मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जिगजैग वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो इस वजह से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनी मल्टीप्लायर पे इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा कोविड का, तो नहीं पड़ा गाइस। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि डिपॉजिट जो है वो नहीं हुए बैंक्स के अंदर। और रिजर्व को 100% कभी नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है जितना रुपया बैंकों में आया वो सारा ही रोक के रख लेंगे। सारा ही रोक के रख लिया तो आगे लोन में नहीं गया, लोन में नहीं गया तो आपका मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 100% रिजर्व नहीं हो सकता, ठीक है। एक सिचुएशन आई थी डिमोनेटाइजेशन में, जब CRR को 100% कर दिया था, इंक्रीमेंटल CRR, उसको समझाऊंगी जब मैं क्वांटिटेटिव टूल कराऊंगी।
अब M3 यानी कि हमारी मनी सप्लाई किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, इसको देखो। मनी सप्लाई किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? एक तो करती है करेंसी डिपॉजिट रेशो पे। करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के हाथ में कितना पैसा है और लोगों ने बैंक में कितना जमा किया है। वो बैंक में जितना जमा करते जाएंगे उतना ज्यादा लोन होता रहेगा और उतनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी। ठीक है। रिजर्व डिपॉजिट रेशो क्या होता है? बैंक का रिजर्व कितना है, यानी कि उसके वॉल्ट कैश में कितने रुपए हैं, उसके CRR में कितने रुपए हैं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो में कितने हैं, उसके SLR में कितने रुपए हैं, ये वर्ड हम क्वांटिटेटिव टूल में समझेंगे। डिवाइडेड बाय लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट कितना किया था। भाई मान लो डिपॉजिट किया है 100 और बैंक ने 20 रुपए रिजर्व रख लिए और 80 रुपए का लोन में सामान घुमा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.2 उनका रिजर्व डिपॉजिट रेशो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बैंक रिजर्व करके रख रहा है उतनी कम मनी सप्लाई होगी, उतना कम M3 होगा। समझ रहे हो ना? तो किस तरीके से M3 करेंसी डिपॉजिट रेशो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशो पे डिपेंड करता है। अब एक ये नई टर्म है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या होती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग? देखिए गाइस, क्या होता है, RBI ने सभी बैंकों को क्या लिबर्टी दी है कि आपको कुछ फ्रैक्शन, आपके डिपॉजिट मनी का कुछ फ्रैक्शन आपको आपके वॉल्ट्स के अंदर और रिजर्व करके रखना है, जिससे आप अपने डे टू डे मेंटेनेंस रखोगे। आपको कुछ पैसा रिजर्व करके रखना है। इसी सिस्टम को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये नई चीजें आपको समझ आई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक के रिजर्व मनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक ने खरीदी है बिल्कुल इंक्लूड होगी। वॉल्ट जो रख रहे हैं, वॉल्ट कैश के अंदर बैंक जो रख रहे हैं अपने पास, वो भी इंक्लूड होगा। और RBI के अंदर यानी CRR का जो अमाउंट बैंक ने RBI में जमा कराया है वो भी इंक्लूड होगा। लोगों ने RBI के पास मान लो 100 रुपए जमा कराए हैं, तो 100 के 100 थोड़ी ना वो रिजर्व रख लेगा। इसमें से 20 रुपए रिजर्व रख के 80 रुपए का लोन बांट देगा। ठीक है, तो पहला नहीं आएगा, बाकी तीनों इसके अंदर आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, आंसर बी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से क्या मनी सप्लाई का पार्ट है? प्रीवियस वीडियो देखना जिसको मनी सप्लाई समझ नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया था? कैश जो लोगों के हाथ में है प्लस जो बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है उन्होंने, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। अगर उन्होंने बॉन्ड या शेयर खरीद लिए उसको मनी सप्लाई में नहीं गिनोगे। क्यों नहीं गिनोगे? क्योंकि ये हाईली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये तो स्पेक्यूलेटिव होते हैं। इसको मनी सप्लाई में गिन लिया तो हर एक घंटे में मनी सप्लाई बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ओनली, यानी कैश एंड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक, नॉट इन शेयर। ठीक है। इसका आंसर आप बताना। इफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग, ये जितने भी क्वेश्चन है पॉज करके पहले खुद आंसर सोचो और फिर मेरा आंसर सुनना। इफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग इन इकोनॉमी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? करेंसी सर्कुलेशन में बढ़ रही है यानी मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो इनमें से क्या क्या चीज हो सकती है? मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। मॉनेटरी बेस इंक्रीज होगा यानी कि RBI ज्यादा मनी प्रिंट कर रहा है। RBI प्रिंट ज्यादा करेगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा और मनी सर्कुलेशन में बढ़ेगी। पहला जहां है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन कट गया। मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई में क्या था? लोगों के हाथ में कैश प्लस बैंकों में डिपॉजिट। बैंकों में डिपॉजिट ज्यादा होगा तो लोन ज्यादा घूमेगा, तो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है, जहां सेकंड नहीं दिख रहा उसको भी काट दो, ये भी कट गया। अब थर्ड आपका मनी मल्टीप्लायर इन इंक्रीजिंग, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 1, 2 और 1, 2, 4 रह गए हैं। RBI की बैलेंस शीट इंक्रीज हो रही है, बैलेंस शीट इंक्रीज हो रही है मतलब उसके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फॉरेन से कुछ करेंसी खरीदी है RBI ने, फॉरेन से कुछ करेंसी खरीदी है, इट मीन्स एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बदले में लाइबिलिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी RBI को और कुछ एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके मार्केट में उतारना पड़ेगा, तो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब वैसे तो हमें कंक्लूड कर लिया कि आंसर डी है, लेकिन प्रश्न ये उठता है मनी मल्टीप्लाइज इंक्रीजिंग, ये आंसर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए हमने क्या किया, M3 डिवाइडेड बाय M0 इज मनी मल्टीप्लायर, इज मनी मल्टीप्लायर। तो जो M3 है यही तो करेंसी इन सर्कुलेशन है, मनी सप्लाई। कैसे आई है ये? M0 इंटू मनी मल्टीप्लायर।
तो ज़रूरी थोड़ा ना कि मनी मल्टीप्लायर चेंज हो, मनी मल्टीप्लायर फिक्स रहेगा तो भी मॉनेटरी बेस के चेंज होने की वजह से भी आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए वैसे भी आप एलिमिनेशन भी लगाओगे तो आंसर इसका डी आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, आपको ये समझ आया है। प्लीज़ गाइस शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इनको पहुँचाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।